बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चे, आज से हम अपनी 12th क्लास की बायोलॉजी को शुरू करने जा रहे हैं। हम बच्चे काम यही रखेंगे, तो पहले थोड़ा इंट्रो होगा, मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगा टॉपिक हम पढ़ने का जा रहे हैं। उसके बाद हम चलेंगे बुक की तरफ, एक एक लाइन बुक की रीड करेंगे, उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे और उस एक्सप्लेनेशन में हमें 10 मिनट लगते हैं या 20 मिनट लगते हैं, कोई मसला नहीं होगा। अब बच्चे, स्टार्टिंग में जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है उसका नाम है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस हम मैट्रिक क्लास में पढ़ते थे। क्या मतलब है होम्योस्टेसिस का, इसकी डेफिनेशन क्या है? जो मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूं, एक कॉमन डेफिनेशन, उसके बाद बुक की तरफ भी चलते हैं। होम्योस्टेसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी या इंटरनल कंडीशंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिस्पाइट all changes or fluctuations in the external environment। स्लाइड्स लोड होगी, साथ साथ स्लाइड्स की तरफ चलते हैं बच्चे। हमारा चैप्टर बच्चे होम्योस्टेसिस, जिसको हम शुरू करने जा रहे हैं। अब हम देखेंगे होम्योस्टेसिस चीज क्या है। जी बच्चे, मैंने आपको बताया था कि द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी डिस्पाइट ऑल द चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहर वाले एनवायरनमेंट में जितने मर्जी चेंजेस आ रहे हैं, जितनी मर्जी फ्लक्चुएशन आ रही है, हमने अपनी इंटरनल बॉडी को उससे बचाना है। बचाना क्यों है? ताकि हम सरवाइव कर सकें। अब बच्चे आगे इसके 3 टाइप्स। एक और रेगुलेशन, उसमें बच्चे रिलेटेड टू वाटर, जो कि हमने इसमें सिर्फ वाटर नहीं कंट्रोल करते, हम साथ सॉल्ट्स भी कंट्रोल करते हैं। बॉडी में सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को और वाटर के कंसंट्रेशन को कंट्रोल करना क्या कहलाता है बच्चे? ओस्मो रेगुलेशन। ये 2 वर्ड है। ओस्मो तो चलो आ गया वाटर से, रेगुलेशन क्या मतलब है? फैन का बच्चे रेगुलेटर होता है। फैन के रेगुलेटर क्या मतलब? हम उससे पंखे को आहिस्ता भी कर सकते हैं और तेज भी कर सकते हैं। तो रेगुलेशन का मतलब सिर्फ ज्यादा करना नहीं है, इसका मतलब है रेगुलेट करना। जब कंडीशन ऐसे हमें पानी कम चाहिए तो पानी को कम कर देना या सॉल्ट को कम कर देना। जब सिचुएशन ऐसे इनकी जरूरत ज्यादा है तो तब पानी की अमाउंट को, पानी क्वांटिटी को ज्यादा कर देना, या फिर रिक्वायर्ड टू द कंडीशन पे उसकी कंसंट्रेशन को ज्यादा ले जाना। फिर आए थे बच्चे थर्मो रेगुलेशन। ये भी 2 वर्ड्स है। थर्मो हीट से, रेगुलेशन का मतलब सेम वही, कि रेगुलेट का मतलब सिर्फ ज्यादा नहीं करना बल्कि कम भी करना है, जरूरत के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक। जब कम करने की जरूरत है उसको कम करना, जब ज्यादा करने की जरूरत है उसको ज्यादा करना। तो थर्मो रेगुलेशन क्या है? द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज नोन एज थर्मो रेगुलेशन। लास्ट में आए थे बच्चे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, या जिसको मैं नाइट्रोजनस वेस्ट भी कह सकता हूं, उनके रिमूवल को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन आउट ऑफ द बॉडी। अब बच्चे चलते हैं बुक की तरफ, देखते हैं वो इस चीज को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है और इस चीज के बारे में क्या कहता है। वो कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। कहता है होम्योस्टेसिस का कॉन्सेप्ट क्या, ये चीज की अब हम देखते हैं। वो कहता है ईच ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीशी हैज assumed in an evolutionary history a specific setup of internal environments at various levels of organization। वो कहता है जितने भी ऑर्गेनिज्म आज तक, एवोल्यूशन रिलेशनशिप अगर इनका देखा जाए तो इनको अपने एवोल्यूशन से, अपने इनहेरिटेंस में एक इंटरनल कंडीशंस, एक सेटअप ऑफ इंटरनल कंडीशंस मिलता है।
जो कि हर आने वाला ऑर्गेनिज्म मेंटेन करके रखता है उस स्पीशी का। तो उस लिहाज से वो कह रहे हैं कि एवोल्यूशन इनको ये इनहेरिटेंस में चीज मिल रही है कि अपनी इंटरनल कंडीशंस को ऐसे रखना। क्यों? ये बच्चे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो आगे जाके पढ़ेंगे जो अपनी इंटरनल कंडीशंस को क्या कैसे चेंज करते हैं, बाहरी कंडीशन चेंज हो रही है उसके साथ ही अपने अंदर की कंडीशन भी चेंज कर लिया। जबकि कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल अपनी इंटरनल कंडीशन एक जगह फिम रखते हैं, बाहर जो मर्जी हो रहा है थोड़ा बहुत मॉडरेट करते हैं, पर हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा फिम रखते हैं अपनी इंटरनल कंडीशंस को, बाहर जो मर्जी हो रहा है। जबकि दूसरे टाइप कैसे थे जो बाहर टेम्परेचर चेंज हो अपना टेम्परेचर चेंज कर लो। तो ये आगे हम जाके पढ़ने वाले हैं। वो कहता है आगे चलते हैं, एट वेरियस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, के सेलुलर लेवल पे कितना वाटर मेंटेन करना है, टिश्यू लेवल पे कितना वाटर मेंटेन करना है, बॉडी लेवल पे टेम्परेचर क्या मेंटेन करना है। दैट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक अपनी इंटरनल एनवायरनमेंट को एक जगह पे मेंटेन रखना। ये हर ऑर्गेनिज्म एक अपनी एवोल्यूशन के साथ लेता आ रहा है। हर स्पीशी हर ऑर्गेनिज्म अपने एवोल्यूशन में इनका सेटअप लेके आ रहा है। ये चीज इनके से फीड कर दी गई है। एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स एंड इट्स कंपोनेंट्स फ्लक्चुएट कंटिन्यूअसली। वो कहता है एक्सटर्नल एनवायरमेंट का कोई पता नहीं कि सुबह सूरज निकला हुआ है, दोपहर को बारिश हो जाए, सुबह टेम्परेचर 30 से 35 पे था, बाद में अचानक 10-15 पे आ गया। तो कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट का कोई पता नहीं किस टाइम टेम्परेचर चेंज हो जाए, किस टाइम वाटर की कंडीशन चेंज हो जाए। तो कहते जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है वो बड़ी कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट करती है, कोई पता नहीं उसका कि किस टाइम टेम्परेचर क्या जाने वाला है। सडन चेंजेस को हम कह सकते हैं। एक्सटर्नल एनवायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट फ्लक्चुएट कंटिन्यूसली, हाउएवर the organisms resist and manages these changes by making adjustment to keep its own internal fluctuations within a narrow range। वो कहता है बाहर की कंडीशन तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, बल्कि सडन चेंज भी हो रही होती है। जबकि एक ऑर्गेनिज्म अगर उसको सरवाइव करना तो वो क्या करता है, अपनी इंटरनल कंडीशंस को एडजस्टमेंट के थ्रू मेंटेन करके रखता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं टेम्परेचर की। अब जो इंसान है उसको बच्चे अपना टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन करना ही करना है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब बाहर बच्चे का टेम्परेचर ज्यादा है, गर्मी है, तो हम इवेपोरेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। जबकि अगर बाहर सर्दी है, बाहर का टेम्परेचर है डाउन, तुम्हारी बॉडी के मसल्स शिवर करते हैं, मूव करते हैं, जस्ट लाइक माई हैंड्स। इनको मैं मूव कर रहा हूं, फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा हो रही है। इसी तरह मसल शिवर करते हैं, आपस में फ्रिक्शन पैदा करते हैं, जिससे एनर्जी पैदा हो जाती है। टेम्परेचर मेंटेन कर लिया। अब बाहर टेम्परेचर कम था या ज्यादा था, हमने क्या किया, एडजस्टमेंट्स की और अपने टेम्परेचर को 37 डिग्री तक मेंटेन रखा। आगे चलते हैं बच्चे, क्या कह रहा है वो कहता है the organism resists and manages these changes by making adjustments to keep its own internal fluctuations within a narrow range, thus protecting internal environment from the harms of the fluctuations। वो कहता है जो fluctuations external environment में आई थी, organisms ने अपनी internal environment को इस तरह मेंटेन किया कि उस एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस के हार्म से बच सके। आगे चलते हैं बच्चे, अब उसकी डेफिनेशन की तरफ आ रहा है। वो कहता था प्रोटेक्शन, किस चीज की प्रोटेक्शन? वो कहता था प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। वो कहता है इंटरनल एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट from the harms of the fluctuation in external environment is termed as homeostasis। वो कहता है द प्रोटेक्शन, किस चीज के प्रोटेक्शन था? कहता था प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। वो कहता है इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, किस चीज से? फ्रॉम द हार्म्स, उन नुकसानात से। किस चीज के नुकसानात से? फ्रॉम द हार्म्स of external
एनवायरमेंट फ्लक्चुएशंस, या फिर मैं कह सकता हूं एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट में आने वाली फ्लक्चुएशन से अपनी इंटरनल एनवायरमेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी की जब वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल एनवायरमेंट की फ्लक्चुएशन से, इज नोन एज होम्योस्टेसिस। इसको हम कहते हैं ये होम्योस्टेसिस है। द होम्योस्टेसिस कीप्स द इंटरनल फ्लक्चुएशंस इन अ नैरो रेंज। ये मतलब नहीं कि इंटरनल कंडीशन बिल्कुल एक जगह रुक गई है, नहीं, इंटरनल कंडीशन भी चेंज होते हैं पर विद इन अ नैरो रेंज, बहुत पतला मार्जिन उनका चेंज होने का। विच वेरीज कंट्रोल सिस्टम कंपेयर टू द वाइडर एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन। तो कहते हैं जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट में फ्लक्चुएशन है ना, वो बहुत सडन और बहुत ज्यादा आ जाते होते हैं, जबकि इंटरनल कंडीशन में फ्लक्चुएशन तो आता है पर अगर हम उसको बाहर से कंपेयर करेंगे तो ना होने के बराबर है। ठीक है बच्चे, तो ये बात बिल्कुल नहीं है कि इंटरनल कंडीशन में चेंज नहीं आता, आता है पर वो इतना कम है, इतना माइनर है कि बाहर की फ्लक्चुएशन के मुताबिक कंपेयर करें तो कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं बच्चे, वो कहता है मोस्ट सस्पेक्टेबल कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट, वो कहता है मोस्ट susceptible components of internal environment that may be affected by fluctuations in external environment or water solutes and temperature। वो कहता बाहर के environment में आने वाले फ्लक्चुएशन से इंटरनल कंडीशन में कौन सी चीजें हैं जो मोस्टली इफेक्ट हो सकती है। कहता वाटर हो सकता है, सॉल्ट हो सकते हैं और टेम्परेचर हो सकता है। किस चीज से इफेक्ट होता है? एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन से। Also, the mechanism an organism has adopted to eliminate harmful nitrogenous waste depends upon the availability of water। वो कहता है प्लस, वो कहता है टेम्परेचर तो इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, वाटर भी इफेक्ट हो रहा है फ्लक्चुएशन से, एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन से, ठीक है, सॉल्ट भी। इसके साथ साथ वो हमें बात कर रहा है वेस्ट मटेरियल की तरफ। क्यों? क्योंकि वेस्ट मटेरियल के एक्सक्रीशन डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे। तो हम कह सकते हैं कि एक्सक्रीशन पे किस पे डिपेंड कर रही है? इंटरनल कंडीशन पे। वो कहता है द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन, एक ऐसा मैकेनिज्म जो रेगुलेट कर रहा है, किस चीज को रेगुलेट कर रहा है? जनरली बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरमेंट। जनरली मतलब आमतौर पे एक ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरमेंट के दरमियान में। ऑफ सोल्यूट, किस चीज का? सोल्यूट का। प्लस एंड gain and loss of water is called osmoregulation। सिंपल वर्ड में क्यों? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल वाटर लेवल या वाटर कंसंट्रेशन एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन इज नोन एज osmoregulation। जबकि आपके बुक के मुताबिक कहता था मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसने रेगुलेट करना है किस चीज को? जनरली बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट, एक ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरमेंट के दरमियान। ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का। एंड और गेन एंड लॉस ऑफ वाटर इज टर्म्ड एज osmoregulation। हमने सिर्फ वाटर को गेन नहीं किया बल्कि लॉस भी किया, तो रेगुलेशन वही चीज थी ना कि सिर्फ चीज को लेके नहीं आना, कम भी करना है, ज्यादा भी करना है, अप टू द सिचुएशन। तो ये थी बच्चे osmoregulation। आगे चलते हैं, वो कहता था मैकेनिज्म विच एलिमिनेट्स The mechanism which eliminates nitrogenous waste is referred as excretion। बॉडी में मेटाबॉलिज्म हुआ। मेटाबॉलिज्म क्या है? दो टाइप्स है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कंबाइनली बॉडी में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस, उनको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन। रिएक्शंस में मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उनमें मेटाबॉलिक वेस्ट बना जिनमें मोस्टली क्या होते हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। उनको बॉडी से एलिमिनेट करना, आउट ऑफ बॉडी लेके जाना, क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। लास्ट में आज बच्चे, वेयर एज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ
tolerable range is designated as thermoregulation. Maintenance of internal temperature of the body is known as thermoregulation. जबकि बुक वाले के मुताबिक the maintenance of internal temperature within a tolerable range, बच्चे ऐसी रेंज में रखना है जो बर्दाश्त के काबिल हो. फ्लक्चुएट करते हैं इंटरनल टेम्परेचर को थोड़ा बहुत, पर उसकी रेंज ऐसी रखना है कि वो हमारी बर्दाश्त के काबिल हो, बर्दाश्त से बाहर ना हो. इसको हम क्या कहेंगे? इस चीज को हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन. अब बच्चे चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ. वो कहता है बच्चे, likewise the control system among intracellular extracellular environment. बच्चे इंट्रासेलुलर क्या है और एक्स्ट्रासेलुलर क्या है? इंट्रासेलुलर बच्चे जो सेल के अंदर की कंडीशन है, एक सेल की बाउंड्री के अंदर जितनी भी उसकी कंडीशन है वो है इंट्रासेलुलर कंडीशन. जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर क्या है? दो सेल्स के दरमियान में जो पोर्शन, जो एरिया बचा हुआ है, जो स्पेस है, जो एक्स्ट्रा स्पेस है, उसके अंदर की जो कंडीशन है बच्चे वो है एक्स्ट्रा सेलुलर कंडीशन. तो अगर आप सेल के लिहाज से देखें तो सेल के लिहाज से उसकी जो अंदर की जो उसकी एक्स्ट्रा सेलुलर कंडीशन है वो उसके लिए इंटरनल कंडीशन है. सॉरी, जो सेल के लिए उसका इंट्रासेलुलर कंडीशन है वो उसकी इंटरनल कंडीशन है. जबकि जो एक सेल के लिए सेल के बाहर की कंडीशन है एक्स्ट्रा सेलुलर कंडीशन, वो सेल के लिए एक्सटर्नल कंडीशन है, अगर एक सेल के लिहाज से देखा जाए. अब चलते हैं बच्चे, वो कहता है likewise the control system among intracellular and extracellular internal environment of an organism also at cell level keep fluctuating in a narrow range in intracellular within cell membrane compared to the extracellular vascular and other interstitial fluid. बात बच्चे वो है जो मैं थोड़ा घुमा फिर आकर थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से कर रहा. कहता है ऑर्गेनिजम्स में जो सेल लेवल पे भी होम्योस्टेसिस का ख्याल रखा जाता है. कैसे? वो कहता है इंट्रासेलुलर, मतलब सेल के मेम्ब्रेन के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो सेल के लिए उसकी इंटरनल एनवायरनमेंट है, जबकि सेल के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है वो सेल के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है. Here, in addition to solute and water, various essential metabolites, वो कहता है सिर्फ solute या वाटर की कंसंट्रेशन को इधर सेल नहीं देखता, जबकि इसके साथ साथ वो जी तो बच्चों हम बात कर रहे थे सेल के मुताबिक उसके एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट की. तो वो कहता है हमने सिर्फ वाटर और सोल्यूट के अमाउंट को नहीं देखना, प्लस हमने हार्मोन्स को भी देखना है, मेटाबोलिटीज को भी देखना है. तो अब बच्चे चलते हैं. Here, in addition to solute and water, various essential metabolites, hormones, etc. are kept in required range. तो सेल के लेवल पे हमने होम्योस्टेसिस में सिर्फ वाटर को या सिर्फ सोल्यूट की कंसंट्रेशन को नहीं देखना, प्लस साथ ही साथ हमने हार्मोन्स की क्वांटिटी को और मेटाबोलिटीज की क्वांटिटी को भी हमने देखना है. अब बच्चे आगे चलते हैं. वो कहता है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब वो करने लगा है. वो कहता है होम्योस्टेसिस डज नॉट मीन टू कीप अ फिक्स्ड इंटरनल एनवायरनमेंट एज चेंजेस मेंटेन्ड विद इन अ स्पेसिफिक रेंज. वो कहता है कि होम्योस्टेसिस का ये मतलब नहीं है कि इंटरनल एनवायरनमेंट एक जगह फिक्स कर देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. हम इंटरनल एनवायरनमेंट को एक जगह फिक्स नहीं कर देते, उसमें फ्लक्चुएशन आती है पर थोड़ी बहुत विद इन अ नैरो रेंज. तो वो इसी बात की तरफ इशारा करता है. होम्योस्टेसिस डज नॉट मीन टू कीप अ फिक्स्ड इंटरनल एनवायरनमेंट एज चेंजेस मेंटेन्ड विद इन अ स्पेसिफिक रेंज आर नेसेसरी फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शन. वो कहता है कि हमने इंटरनल कंडीशन को एक जगह फिक्स नहीं किया,
हम उसमें थोड़ा बहुत चेंज लेके आते रहे टॉलरेटेबल रेंज में, जो कि एसेंशियल है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। आगे मैं एग्जांपल की तरफ जा रहा है, कहता फॉर एग्जांपल वाटर अवेलेबिलिटी में फ्लक्चुएट ट्रेमेंडसली फॉर एन ऑर्गेनिज्म इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा था जो डेजर्ट में था, वहां वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, तो बॉडी तो उस वक्त भी वाटर के मेंटेन करेगी, उसको भी थर्मो रेगुलेशन करेगी। अब वो बंदा आगे एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहां सॉइल है फर्टाइल सॉइल और रिवर उसके सामने, वो रिवर में चला भी जाता है, तो अब उसके एनवायरनमेंट के इर्द गिर्द पानी तो बहुत ज्यादा हो गया। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि उसकी बॉडी के अंदर पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम ऐसा भी नहीं करेंगे, तो तब भी उसकी बॉडी पानी के नैरो रेंज में इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखेगी। अब इसी तरह चलते हैं बच्चों, कहता है फॉर एग्जांपल वाटर अवेलेबिलिटी में फ्लक्चुएट ट्रेमेंडसली फॉर ऑर्गेनिजम्स इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कहता है वाटर की अवेलेबिलिटी किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बड़ी जल्दी चेंज हो सकती है। ट्रेमेंडसली तो बहुत ज्यादा, अचानक और बहुत ज्यादा चेंज हो सकती है, जबकि फ्रॉम अबंडेंट सप्लाई टू ऑलमोस्ट ड्राई कंडीशन, वो ऐसी जगह पे था जहां उसको वाटर अबंडेंट सप्लाई मतलब अच्छा खासा मिल रहा था, सफिशिएंट वाटर उसको मिल रहा था, तो अचानक उसे कंडीशन सफिशिएंट वाटर टू ड्राई कंडीशन की जा सकती है। हाउएवर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन बॉडी, जब बॉडी में वाटर की क्वांटिटी बिल्कुल अचानक चेंज नहीं हो जाएगी। कहता है however water in the body that is internal environment will vary in response to the abundant supply and dry condition but in low range। वो कहता है बाहर पानी ज्यादा हो गया अचानक, तो इसका ये मतलब नहीं कि अचानक बॉडी के अंदर भी पानी ज्यादा हो जाएगा, नहीं। हम दिन में बच्चे पानी कुछ कुछ टाइम पीते हैं, हम हर टाइम पानी नहीं पी रहे होते, पर हमारे इंटरनली पानी की क्वांटिटी मेंटेन रख रही है हमारी बॉडी। बिल्कुल इसी तरह वो कहता है कि अगर हमारा बाहर के एनवायरनमेंट में पानी बहुत ज्यादा हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारे अंदर ही पानी का एक किस्म का सैलाब आ जाएगा, नहीं। हम अपनी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करके रखेंगे। जब क्यों कहते हैं अचानक ड्राई कंडीशन आ गई, एक इंसान को डेजर्ट में ट्रेवल करता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसका वाटर का लॉस अचानक हो जाएगा सारा, नहीं। आहिस्ता आहिस्ता, और उसकी बॉडी फुल कोशिश करेगी उसकी बॉडी के जो वाटर फ्लूइड्स हैं उनको मेंटेन करके रखे। आगे चलते हैं बच्चों। द कंट्रोल सिस्टम वुड नॉट लेट द बॉडी फ्लडेड विद वाटर इन अबंडेंट सप्लाई। जब अबंडेंट सप्लाई थी वाटर की, तो तब बॉडी के कंट्रोल सिस्टम ये नहीं होने देंगे कि बॉडी को वाटर से फ्लडेड कर दें, ऐसा कभी नहीं होने देंगे। एंड ऑल्सो नॉट टू डिहाइड्रेट इन ड्राई कंडीशन। जो बॉडी के कंट्रोल सिस्टम्स हैं, they will not let the body to dehydrate in dry conditions. They will fully try to maintain a normal internal condition। आगे चलते बच्चे कहते furthermore adaptations to lower level of range in dry condition and higher level of range in abundant supply of water is good for organism to feel normal within internal fluctuations followed by drastic internal fluctuation। तो कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म है जिसके इर्द गिर्द abundant supply of water है, तो ठीक है वो अपने आप को इस तरह मेंटेन रखेगा, उसके पास हर टाइम वाटर अवेलेबल है, तो अपने आप को इसी तरह मेंटेन करके रखेगा। जबकि अगर एक ऑर्गेनिज्म ड्राई कंडीशन में आ रहा है, तो अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशन को ऐसे मेंटेन करके रखेगा कि उसको पानी बाहर से कम लेना पड़े। कैसे? वो यूरिन थिक बनाएगा, मींस कंसंट्रेट बनाएगा, जिसमें वेस्ट मटेरियल की, सॉल्ट्स की, वेस्ट प्रोडक्ट्स की मिकदार ज्यादा होगी और वाटर की मिकदार कम होगी। क्यों? उसके पास बाहर से पानी की सप्लाई कम आ रही है, तो कोशिश करेगा कि पानी का लॉस भी कम से कम करे। अब बच्चे वो जिस चीज की तरफ हमें लेके जा रहा है ना, वो है बच्चे
कंट्रोल सिस्टम्स का ना वो कॉन्सेप्ट बीच में लेके आ रहा है। इसमें वो यही चीज डिस्कस करने यार, अगर देखें बाहर गर्मी थी, हमारी बॉडी में कंट्रोल सेंटर जो कि हमारे ब्रेन में होगा, सारी बात है, उसको पता चलता है कि बाहर गर्मी है, बॉडी का टेम्परेचर ऊपर राइज कर रहा है, तो वो बॉडी में स्विच ऑन करेगा उन चीजों का जो कि बॉडी के टेम्परेचर को कूल डाउन करेगी। फॉर एग्जांपल स्वेटिंग ग्लैंड्स को ऑपरेट करेगा, वो उनको टर्न ऑन कर देगा। स्वेटिंग ग्लैंड्स इवेपोरेशन करेंगे जिससे बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन होगा। एक टाइम ऐसा है कि जब बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन हो गया, रिक्वायर्ड लेवल तक पहुंच चुका है, तो उस लेवल पे आने के बाद वो उसको मैसेज भेजेगा, बस ठीक है अब लेवल अटेन हो गया, अब बंद कर दें। उस स्वेट ग्लैंड्स को ऑर्डर भेजेगा कि अब स्वेटिंग बंद कर दें। दूसरी कंडीशन है बाहर टेम्परेचर बहुत कम है, तो मसल्स को कंट्रोल सिस्टम ऑर्डर करेगा कि शिवरिंग प्रोसेस शुरू करें, वाइब्रेशन शुरू करें, ताकि फ्रिक्शन से एनर्जी पैदा हो। उस हीट एनर्जी हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, तो कंट्रोल सेंटर वापस मसल करेगा, अब आप शिवरिंग करना, अब आप शेकिंग करना बंद कर दें। अब हम इस चीज की तरफ लेके जा रहे हैं। वो कहता है द कंट्रोल सिस्टम्स have been acquired for a variety of homeostatic regulations। वो कहता है जो कंट्रोल सिस्टम्स है इनने हासिल की हुई है, एक्वायर की हुई है बहुत सारी होम्योस्टैटिक रेगुलेशंस को। These living control systems work exactly on the mechanism of physical control system। कैसे वो मैं बता रहा हूं, कैसे कि देखें एक चीज कम हुई, हमने सिस्टम ऑन किया, उसको वापस अपने मेंटेन लेवल पे लेके आओ। जैसे अपने मेंटेन्ड लेवल पे पहुंच गई, कंट्रोल सिस्टम ने मसल को कहा कि अभी हीट प्रोड्यूस करना बंद कर दो। कहता है इट हैज थ्री कंपोनेंट, रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। रिसेप्टर जो मैसेज जो सेंस करेंगे टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा जा रहा है, वो लेके जाएंगे ब्रेन में कंट्रोल सेंटर के पास। कंट्रोल सेंटर इधर इफेक्टर कौन है, मसल्स, इनको ऑर्डर देगा कि आप शिवरिंग करना शुरू कर दें, मूवमेंट शुरू कर दें। कहता है इन अ फिजिकल कंट्रोल सिस्टम, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, देयर इज अ सेंसर थर्मामीटर that monitor temperature changes from a set point and signals to the control center to take action by switching on heater or cooling units in response। वो कहता है फॉर एग्जांपल टेम्परेचर की ले रहा है एग्जांपल, कहता है टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है हमारी बॉडी में लगा हुआ, जिसके रिसेप्टर क्या थर्मामीटर, वो थर्मामीटर किस चीज को अपना स्टिमुलेंस देते हैं, किस चीज के लिए सेंसिटिव है, वो टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव है। जैसे हमारे सेट पॉइंट से रिक्वायर्ड पॉइंट से टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा, वो सीधा मैसेज कंट्रोल सेंटर के पास भेज देंगे, इसको कहेंगे कि इसको चेंज करें, ऑर्डर दें फैक्टर को कि टेम्परेचर को चेंज करें, रिक्वायर्ड लेवल तक वापस लेके आए। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसको कम करें, अगर कम हो गया तो उसको ज्यादा की तरफ लेके जाएं। बाय स्विचिंग ऑन, कैसे, या तो हीटिंग को ऑन करो या फिर कूलिंग सिस्टम को ऑन करो इन रिस्पॉन्स टू ड्रॉप और राइज इन द टेम्परेचर। अगर तो टेम्परेचर राइज हो तो कूलिंग सिस्टम को ऑन करो, अगर टेम्परेचर लो हुआ है तो हीटिंग सिस्टम को ऑन करो। सिमिलर टू इट इन लिविंग सिस्टम देयर इज अ सेट पॉइंट इन टेम्परेचर रेगुलेटेड एंडोथर्मिक एनिमल्स। एंडोथर्मिक एनिमल्स ऐसे हैं बच्चे जो अपना अंदर का टेम्परेचर एक नैरो रेंज में रखेंगे, बाहर टेम्परेचर चेंज हो रहा है उनको कुछ लेना देना नहीं है, लेना देना इसलिए आज तक अपने इंटरनल टेम्परेचर को एक नैरो रेंज में मेंटेन करके रखना है। द रिसेप्टर्स सेंसर डिटेक्ट टेम्परेचर चेंज ऑफ इंक्रीज एंड सिग्नल टू द कंट्रोल सेंटर। बच्चे देखो हमारी स्किन पे जो रिसेप्टर सेल है उनने सेंस किया कि टेम्परेचर हो रहा है ज्यादा, ये मैसेज भिजवाएंगे ब्रेन के कंट्रोल सेंटर को जो टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है कि आप कूलिंग सिस्टम को एक्टिवेट करें ताकि टेम्परेचर को वापस हम लो कर सकें। इसी तरह वो आगे जा रहा है। वो कहता है द रिसेप्टर सेंस डिटेक्ट टेम्परेचर चेंज, रिसेप्टर से टेम्परेचर डिटेक्ट किया कि टेम्परेचर ज्यादा जा रहा है, फॉर एग्जांपल ऑफ इंक्रीज एंड सिग्नल्स टू कंट्रोल सेंटर फॉर एक्शन ऑफ कूलिंग सिस्टम। वो कंट्रोल सेंटर को मैसेज भेजेगा कि आप कूलिंग सेंटर्स को, कूलिंग इफेक्टर्स को या कूलिंग सिस्टम को एक्टिवेट करें। एंड वाइस वर्सा, मतलब कि अगर
टेम्परेचर लो हो रहा है तो हीटिंग सिस्टम को एक्टिवेट करें। डिडक्शन ऑफ द चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर रिस्पॉन्स टू कंट्रोल सिस्टम इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। अब बच्चे ये चीजें समझने वाली कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। बच्चे देखें, एक वही रिसेप्टर था जिसने पहले सेंस किया कि बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा है, उसने क्या किया, ब्रेन को मैसेज दिया कि टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर को कि बॉडी का टेम्परेचर वापस नीचे लेके आए, मेंटेन करे। अब स्वेटिंग ग्लैंड्स को ऑर्डर हुआ कि आप इवेपोरेशन करना शुरू कर दें। अब वो इवेपोरेशन कर रहे हैं, अब इवेपोरेशन बढ़ रही है, उसके बदले में क्या टेम्परेचर कम हो रहा है। तो इवेपोरेशन के बढ़ने से टेम्परेचर है कम, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, इनवर्स। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका फीडबैक जाएगा कि हाँ जी टेम्परेचर जितना रिक्वायर्ड था वो मेंटेन हो गया, तो उस फीडबैक के सिलसिले में इवेपोरेशन को रोक देंगे। तो इस फीडबैक को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि किसी फीडबैक की वजह से हम एक चलते हुए प्रोसेस को रोक रहे हैं। हमें फीडबैक मिला, ठीक है टेम्परेचर मेंटेन हो गया 37 डिग्री सेल्सियस, तो इस फीडबैक की वजह से हम क्या करेंगे कि कंट्रोल सिस्टम में ठीक है आप ग्लैंड्स को भी कहते हैं इवेपोरेशन रोक दें, तो उसके मैसेज की वजह से हमने ग्लैंड्स का काम रुकवा दिया, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि एक रिस्पॉन्स पे ऐसे एक प्रोसेस को हमने रोक दिया है। आगे चलते बच्चे, इन दिस प्रोसेस देयर इज अ इनवर्स इफेक्टर रिस्पॉन्स। इनवर्स इफेक्टर क्या है? इन दिस प्रोसेस देयर इज अ इनवर्स इफेक्टर रिस्पॉन्स टू द चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बच्चे जो इफेक्टर था उसने किसके इनवर्स काम किया? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, बॉडी में भी इंक्रीज हो रहा था, जबकि इस इफेक्टर ने क्या किया? इसको डिक्रीज किया, सबके उल्ट, अगेंस्ट द टाइड ही आई है। एज चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एज देयर इज जनरली कूलिंग इफेक्टर रिस्पॉन्स टू वार्म सेंसिंग। अब वो कहते हैं कि अगर जो कूलिंग का सिस्टम है वो वार्म करने के सिस्टम का ऑपोजिट है, और जो वार्म वाला सिस्टम है वो कूलिंग का ऑपोजिट है। अब अगर बॉडी में टेम्परेचर कम हो रहा है तो वार्म वाला सिस्टम एक्टिवेट होगा, और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो कूलिंग वाला। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है ना। thus as termed as नेगेटिव फीडबैक, और इसी चीज को हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। नीचे रह के बच्चे डायग्राम, तो इस डायग्राम को अगर हम गौर से देखें, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फ्लक्चुएशन बड़ी वाइड रेंज में आती है, बड़ी ज्यादा आती है, जबकि कंट्रोल सिस्टम क्या करता है? इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में हमने उसको बड़ा नैरो चेंज रखना है, एक्सट्रीमली नैरो फ्लक्चुएशन इन एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिज्म के लिहाज से इंटरनल एनवायरनमेंट है ना, ऑर्गेनिज्म के लिहाज से तो इंटरनल एनवायरनमेंट है ना बच्चों। तो कंट्रोल सिस्टम बड़ा ध्यान से इस चीज पे काम करता है। ये डायग्राम देख लीजिए, समझ लीजिए, मुझे उम्मीद है इसकी समझ भी आ गई होगी। बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह कल से हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे, अगले टॉपिक की तरफ कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।